ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। आज के वीडियो होने वाला है एनल फिशर के बारे में, फिशर इन एनो। तो फिशर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिशर है क्या और कैसे आप फिशर को बवासीर से अलग करेंगे। फिशर एक अलग बीमारी है, बवासीर एक अलग बीमारी है और फिस्टुला एक अलग बीमारी है। अंतर क्या है इस तीनों बीमारी में वो भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि फिशर के सिम्टम क्या क्या है, उसका क्योर क्या है, सारे के सारे। फिशर के सिम्टम और जो क्योर की पार्ट है ना उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आज बात कर लेते हैं फिशर है क्या। ठीक है, फिशर इन एनो और एनोरेक्टल फिशर, ये सिंपल सी आम भाषा में कहें तो आपके जो मलद्वार है उस मलद्वार के अंदरूनी जो हिस्सा है वहाँ का जो दीवार है उस दीवार पे एक खरोच आप कह सकते हो, या फिर वहाँ पे जो कट, जहाँ पे हम मान लो कि आपके स्किन के ऊपर यहाँ पे कोई किसी चीज़ से ऐसे नोकीले चीज़ से ऐसे लग गया तो कट हो जाएगा, खून निकलेगा। वैसे ही कट लगना जो अंदरूनी हिस्से पे होता है आपके रेक्टम की, उस चीज़ को बोलता है फिशर इन एनो, एनल फिशर। ठीक है, और वो कहाँ पे होता है आप एक चीज़ ध्यान के चलो कि ये मान लो कि ये, क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनल है जहाँ से खाना खाते हैं वो बाहर भी निकलता है, एक चेम्बर, एक पाइप है। तो ऐसी पाइपलाइन जो मल द्वार आप मान लो कि ये रेक्टम है और रेक्टम में से जो है स्टूल, जो बाउल मूवमेंट के बाद जो होता है पॉटी के टाइम पर स्टूल जो है बाहर निकलता है, राइट। तो स्टूल अगर बहुत हार्ड हो किसी भी कारण, आपको कब्ज है, कब्ज बहुत सालों से है, आपको हार्ड स्टूल आपको होता है, आपको बहुत तकलीफ होता है, आपको प्रेशर डालना पड़ता है तब जाके स्टूल निकलता है। ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है वो स्टूल इतना हार्ड हो जाएगा कि वो अंदर ऐसे जाते वक्त उसकी दीवार पे खरोच आएगा। और खरोच जब आता है वो छोटा मोटा आता है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा डीप अगर कट होता है तो खून निकलेगा और उसी से बनेगा फिशर इन एनो और एनल फिशर। ये चीज़ है एनल फिशर। अब ये जो रेक्टम है इसमें पेशी होता है, इसके सराउंडिंग गोल सर्कुलर पेशी जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। ये जो एनल स्फिंक्टर दोनों तरीके का होता है, एक तो होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर अंदरूनी और होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बाहर का। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ना, जब भी ऐसा कट लगता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर बहुत डर जाता है और वो सिकुड़ जाता है। अब मान लो कि वहाँ का एक पेशी है ये, और बाहर से कोई आता है आपको धमकाता है रोज आपके घर में, बाहर से कोई एक आके आप ये आपको मारूंगा ये करूंगा, आप ना हर रोज आपके साथ ऐसा अगर होता है तो आप डर जाओगे उस इंसान से कि वो आएगा तो फिर से ऐसे पड़ोगे, तो आप डर के रहोगे, सिकुड़ रहे। यही बात होता है जब भी बार 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 उस मलद्वार यूज होता है और उसी के जरिए जो स्टूल बाहर आता है, और स्टूल हार्ड है, क्रैक्ड स्टूल है, बार बार उस दीवार पे वो चोट पहुंचाता है। तो ये होते होते महीने भर साल भर होते होते वहाँ पे एक दिन ऐसा कट लगता है कि खून निकलने लगता है और वहाँ पे वो जो स्फिंक्टर है वो टाइट बन जाता है। मतलब हर रोज अगर आप, जब भी आप बाथरूम जाओगे पॉटी करने वहाँ पे आपको दर्द होगा तो आप हर वक्त ना आप दर्द लेके आपको जीना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात होता है, फिशर में दर्द बहुत होता है। ठीक है, ये चीज है फिशर। पाइल्स अलग चीज है। किसी भी लोगों में अगर उस एरिया में रेक्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है लोग कह लेते हैं कि मुझे पाइल्स है या फिर बवासीर है, ऐसा नहीं भाई, बहुत फर्क है इस तीन बीमारी में, पाइल्स फिशर फिस्टुला में। फिशर एक सिंपल सी कट है, ये कट आपके किसी भी शरीर की जगह में हो सकता था, वो 2-3 4 दिन में ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस जगह का जो कट है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि उसका एनल स्पैज्म होता है, एलआई जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर में स्पैज्म है। स्पैज्म मतलब वो सिकुड़ के रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी आता है उसका काम यही है। वो फिशर को कुछ नहीं करता, सिंपली वो स्पैज्म को ठीक करना है। वो उस मसल को काट देता है क्योंकि वो राउंड मसल है। मान लो कि पहले इतना था एरिया, अब इतना रह गया है, बहुत कम दर्द बढ़ता है, यहाँ से काट दो, ऐसा वो खुल जाएगा, फिर जगह खुला खुला रहेगा। हार्ड स्टूल आए सॉफ्ट स्टूल आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी, LIS, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी। और ये जो सर्जरी है इससे लैटरल जो कट लगाया जाए, इंटरनल स्फिंक्टर में कट लगाया जाता है। ठीक है,
इससे वो चीज़ ठीक होता है। ये है एनल फिशर। मगर दर्द नहीं होता है। दर्द हो सकता है कि वहाँ पे उस जगह पे सूजन जैसा फीलिंग होगा। जब सूजन होता है तब थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि दर्द है। आप कुछ ठंड कुछ जगह पे बैठेंगे तो अच्छा फील होता ही है। और एक्सटर्नल पाइल जो होता है उसमें दर्द होता है थोड़ा बहुत। मगर फिशर में डे 1 से लेकर जब तक ना वो ठीक हो दर्द होता रहता है। ये चीज़ आप गांठ बांध देना। उसमें खून नहीं निकलता है उतना फिशर में, मगर दर्द सबसे ज़्यादा होता है। फिशर खून कम निकलना, दर्द ज़्यादा। पाइल्स खून ज़्यादा निकलना, दर्द कम होना। और फिशर का हैबिट जो सिम्टम यही होगा, दर्द हर वक्त रहता है आपको थोड़ा बहुत उस एरिया में। आप जब कोशिश करेंगे एनल स्फिंक्टर को क्लोज करने, बंद करने खोलने की, बंद करने खोलने की, आप देखना दर्द आपको महसूस होगा नॉर्मली भी। और दर्द बढ़ जाएगा जब आप पॉटी करने जाएंगे। जब आप पॉटी करेंगे, फर्स्ट वो निकला, उसके बाद दर्द बढ़ जाएगा। पॉटी करते टाइम भी आप ठीक ठाक उसको फिर भी मैनेज कर सकते हो पेन। उसके बाद जब उठेंगे, स्फिंक्टर खुला रहता है जब पॉटी होगा, फिर उसके बाद वो क्लोज होगा। जब स्फिंक्टर क्लोज होगा ना भैया, वो जो दर्द कंपाउंड फ्रैक्चर के बाद ही आता है, उस दर्द का नाम, इतना दर्द होता है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कोई कांच को ऐसे तोड़ तोड़ के अंदर कोई ऐसे अंदर दे दिया, इतना इतना दर्द लगेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको आराम मिलेगा जब आप उबले हुआ जो गर्म पानी है उसमें बैठेंगे, सिट्स बात लेंगे। सिट्स बात इसका रामबाण इलाज है इस पेन का, इस दर्द का। तो ये सिम्टम है एनल फिशर की। और फिशर को अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे, पॉटी के बाद जगह को क्लीन ठीक से नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे पॉटी अगर लगा हुआ रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ से पस निकलने लगेगा और धीरे धीरे ट्रैक्ट बनना शुरू हो जाएगा। उससे एब्सेस हो सकता है और कुछ बीमारी, जैसे कि एब्सेस जो ऐसे आपके रेक्टम के चारों ओर बाहर की तरफ ऐसे आपको लगेगा, फुंसी टाइप ऐसे लगेगा। उससे भी बढ़कर फिस्टुला भी हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा होता है ना, जब ऐसा दर्द होता है, आप पॉटी करने जाने में डरते हैं लोग, ये जाऊंगा फिर से दर्द होगा, क्या करें। तो इससे क्या करते हैं लोग, पॉटी करना ही छोड़ देते हैं। कम मतलब 2 बार जाना होता है तो 1 बार जाते हैं, 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार जाते हैं। उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन जो जिन लोगों में प्रॉब्लम है, उन लोगों में रेगुलर पॉटी में जाना चाहिए। दिन में 2 बार जाना चाहिए। इनफैक्ट चाहिए तो 3 बार भी जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 3 बार तक, इनफैक्ट 4 बार तक भी कोई अगर जाते हैं, उसको भी ब्रिस्टॉल चार्ट में नॉर्मली कहा गया है कि नॉर्मल आपका बाल मूवमेंट नॉर्मल माना जाता है। दिन में 6 घंटे के बाद हर एक बार बाल मूवमेंट, फिर भी उसको नॉर्मल माना जाता है। मगर अगर आप उसको लेट कर देना तो आपका बस हो गया, फिर उसके बाद जब निकलेगा जान ले लेगा आपका। ये चीज आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सिम्टम है एनल फिशर की। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। क्या पता किसको है, वो नहीं बता रहे हैं आपको, खुल के बात करें। ये एक ऐसा बीमारी है जो आपकी सोशल लाइफ को खत्म कर सकता है, इसीलिए इस बीमारी को लेकर चर्चा होना चाहिए। तो ये 2 चीज आपने डिसाइड कर लिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। 3 स्टेप प्रोसेस है आपके लिए। पहला जो स्टेप है, जो मेडिसिन दवा कुछ नहीं लगता है स्टेप में, सिंपल सी बात, कहीं पे भी आपको मिल जाता है, वो है पानी। आपको चाहिए गर्म पानी, उबला हुआ पानी। और उबला होने के बाद उसको ठंड करना है। कितना, जितना गर्म पानी में आप बैठ सकते हो। ठीक है, आपकी जो पश्चात से जो जगह है वो उस पानी में ऐसे डुबो के रखना है। जितना गर्म पानी आप स्टैंड कर पाओ, मतलब जितना आप पानी की गर्माहट अब ले पाओ, उतना हद तक आप उसको गर्म पानी में जस्ट वैसे बैठो। मिराकलसली आप देखेंगे जो दर्द है ना आपका, वो वैनिश हो जाएगा। और ये गारंटी आप लिख लो, कोई भी दवा, कोई भी कुछ आपकी जो दर्द है उसको उतना मदद नहीं कर पाएगा जितना ये गर्म पानी कर सकता है। इसको सिट्स बात बोला जाता है। आप एक गमला ले लो, उसमें गर्म पानी, और अगर घर पे पॉसिबल है
तो आप मेडिसिन शॉप जाओ और वहाँ से ना बीटाडाइन ऑइंटमेंट लेके आओ। बीटाडाइन लोशन जो है, मतलब बीटाडाइन लिक्विड, नॉट ऑइंटमेंट, लिक्विड जो होता है बीटाडाइन। बीटाडाइन दो प्रकार के, गार्गलिंग के लिए होता है और एक टॉपिकल, मतलब स्किन पे लगाने के लिए। वो टॉपिकल वाला जो लिक्विड है वो आप लेके आओ और वो चीज़ 1 या 2 ढक्कन उस गमले की पानी में दे दो। इससे क्या होता है ना, वो डिसइंफेक्ट कर देता है पानी को। डेटॉल मत यूज़ करना। बहुत से लोग कमेंट करेंगे डेटॉल यूज़ करें, सैवलॉन, मत करना। बीटाडाइन ऑइंटमेंट, ठीक है। अब बीटाडाइन ना मिलता है तो वही वैरायटी का कुछ और आपको जो मेडिसिन शॉप वाले हैं वो दे देंगे, ठीक है, जिसमें प्रोविडोन आयोडीन रहता है। तो ऐसा कुछ बीटाडाइन बहुत कॉमन है, अब मिल जाएगा। आप वो 2 ढक्कन पानी में, गर्म पानी में दे के उसमें बैठो। बस आपको ये करना है दिन में 3 बार मिनिमम। पहले जो स्टार्टिंग में 3 से 4 बार करना है। जब भी आप टॉयलेट जा रहे हो, आ रहे हो, आने के बाद ये करना है आपको। 2 बार जाते हो तो 2 बार, और 3 बार जाते हो तो 3 बार। उस हिसाब से आप इसको करते रहो। थिंग हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो है, ये तो सीड्स बात आपको करते रहना है। अब ये सीड्स बात करता तब तक रहना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। उसके साथ साथ जो चीज आपको चाहिए वो है ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन। कौन कौन सी क्रीम आपको इस्तेमाल करना है? देखो वहां पे 2 प्रकार के क्रीम मैं आपको बताऊंगा। एक तो है जो जगह को ठंड रखने के लिए क्रीम आता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं लॉक्स। लॉक्स 2% जेल आपको मिल जाएगा। जेल एक जेल की तरह होता है, कम दाम होता है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, आपको मिल जाएगा। ये लिडोकेन जेली है। लिडोकेन क्या करता है, उस जगह को नम कर देता है, मतलब उस जगह का जो फीलिंग है उसको घटा देता है। तो किसी जगह का फीलिंग अगर कम कर दोगे तो वहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो फीलिंग भी कम हो जाएगा, तो आप वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम है वो है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ऐसा दवा चाहिए जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि फिशर मतलब वहाँ पे एक कट लगा है, घाव हो सकता है, वहाँ से इन्फेक्शन ना हो, पस ना आ जाए, इसलिए वहाँ पे एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है। कौन से क्रीम आपको लगाना है? आपको सिंपली सुक्राल एनो क्रीम इस्तेमाल करना है। बहुत सारे क्रीम मार्केट में है, फ्यूसिडिक एसिड बोल के क्रीम आता है, फ्यूसिडीन बोल के, टी बैट वगैरह, ये वो बहुत सारा आता है, मगर जो सुक्राल एनो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब सुक्राल एनो बोल के जो क्रीम है इसको इस्तेमाल करके देखें। ये एप्लीकेटर के साथ आता है, उस एप्लीकेटर के ज़रिए वहाँ पे क्रीम अप्लाई करें। बहुत से डॉक्टर्स आपके शायद बोलेंगे कि आप उंगली से अप्लाई करो। उंगली आप वहाँ पे देंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मेरा मानिए आप एप्लीकेटर से ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। सीड्स बात करता रहना है, उसके साथ ये ऑइंटमेंट आपको दिन में 2-3 बार यूज करना है। खास करके रात में सोने जाने से पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वहाँ पे लगाना है। और जब भी आप सुबह टॉयलेट से आते हो उसके बाद सीड्स बात लो, क्लीन करो जगह, फिर से ये क्रीम वहाँ पे अप्लाई करो। इसके साथ साथ जो थर्ड इंपॉर्टेंट, तो क्रीम की बात हो गया, थर्ड सबसे इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके बिना कुछ नहीं होगा वो है खाना, डाइट। आपका डाइट, आपको क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ आपको अवॉइड करना है, कुछ चीज़ आपको खाना है। क्या चीज़ है मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगा, मैं चार्ट में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ एक टाइप में कि आपको ये इस टाइप के खाना खाना है, इस टाइप का अवॉइड करना है। आपको हाई फाइबर फूड खाना है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जिससे कि आपका जो मोशन है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड रहे। अब देखो फिशर में ये सारी चीज़ तो होता ही है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। आपको सिम्टम्स पता चल गया कि आपको फिशर है या पाइल्स है, हो सकता है दोनों ही हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, जांच कर लीजिए। अच्छा कोई ऐसा डॉक्टर जो एटलीस्ट डिफरेंशिएट कर पाए फिशर पाइल्स में। मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो लिख देते हैं कोलोनोस्कोपी करके आओ। अरे भाई फिशर जिनको है वो कोलोनोस्कोपी क्या, एक एक मतलब पेंसिल का जो जो मुंह होता है ना वो भी वहां पे इंसर्ट नहीं कर पाएगा, इतना पेन होगा उसको, इतना दर्द होता है उसमें। कोलोनोस्कोप कैसे अंदर आप नहीं डाल सकते, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर कोई आपको फिशर में आप जाए हो, आपको बोला गया कि कोलोनोस्कोपी करके आओ, उस डॉक्टर को एक्सपीरियंस नहीं है, छोड़ दो, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं कर सकता आपको ठीक। ये चीज़ आप लिख लेना। आपको इसी ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना है। देखो वहाँ पे पहले तो आपको LIS करना है। अगर उस जगह पे इतना टाइटनेस है वहाँ पे कुछ नहीं घुसेगा,
वहाँ पे पहले तो वो स्फिंक्टर को काटना है, उसके बाद ही प्रोक्टोस्कोप अंदर जाएगा, उसके बाद ही प्रोक्टोस्कोपी होगा। इसीलिए ओटी में ही प्रोक्टोस्कोपी होना चाहिए। एलआईएस करके जो सर्जरी होता है उसमें कट करके उसके बाद प्रोक्टोस्कोपी होगा, तब पता चलेगा कि अंदर और क्या क्या है, फाइल्स उसके साथ है या नहीं, फिस्टुला है या नहीं, या फिर कोई एब्सेस वगैरह कुछ जो भी है, कोई घाव है, प्रोक्टाइटिस है तो वहाँ से घाव से कुछ टिश्यू लेकर बायोप्सी करना, सब तब बाद में पता चलेगा। पहले जो करना है वो चीज़ ओटी में ही करना है। तो क्योर की अगर बात करें फिशर की, अगर ये एक्यूट फिशर है तो क्योर हो सकता है, उसके बारे में बात डिटेल में करेंगे। और अगर क्रॉनिक फिशर है देखो, तो तब सर्जरी करना है, घर पे नहीं होगा। और डिनाइल फेज में आप मत रहना। अगर आपको क्रॉनिक एनल फिशर है, 1 साल 2 साल 1.5 साल हो चुका है, वीडियो आप देख रहे हो, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो और डिले मत करो। सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा आपका। लाख लाख रुपए की दवा तो आप शायद खा चुके होंगे, आयुर्वेदिक दवा ये वो ब्रांड बोल के खा चुके होंगे, कुछ से कुछ फायदा नहीं होता है भाई, नहीं होगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उस जगह में स्पैज़म है, उसको काटना पड़ेगा। इनकॉन्टिनेंस के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है वो नहीं है। देखो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है कब, अगर बहुत ज़्यादा मसल को हम काट के फेंक दे तो ना, काट के मसल रिमूव नहीं किया जाता, सिंपल से कट लगाया जाता है इंटरनल स्फिंक्टर पे, और वो अगर लेज़र से होता है तो इतना प्रिसीशन कट होता है, तो उससे इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, 30 35 40 साल, इस रेंज पे आपकी उम्र है, 20 साल से 40 साल के बीच, नॉर्मली हमारे जो एनल टोन होता है इस एज में वो टाइट होता है, तो उससे एक कट लगाने से इनकॉन्टिनेंस नहीं आता है। ज़्यादा उम्र अगर किसी को 65 साल है, उनमें अगर एलआईएस किया जाता है तो चांस बनता है कि उनमें नेचुरली जो है उनका स्फिंक्टर रिलैक्स रहता है। इसीलिए बहुत एज जो हायर एज है 60-65, उनमें प्रॉब्लम्स होता है, पाइल्स रहता ही है ऑलमोस्ट हर किसी इंसान में उस एज पे, और उनमें फिशर भी होता है तो खुद ब खुद ठीक होता है, क्योंकि उनका जो एनल स्फिंक्टर का टोन है वो कम कम टाइट होता है। और पुरुषों में एनल स्फिंक्टर का टोन ज़्यादा टाइट होता है देन महिला, इसलिए एनल स्फिंक्टर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है पुरुषों में ज़्यादा होता है देन महिला। महिलाओं में डिलीवरी के टाइम हो सकता है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, मगर पुरुषों में अगर होता है खुद ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ये सारे चीज़ हैं, ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखें, जहन में रखें। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिम्टम्स क्या है और क्योर में आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको सिट्स बाथ लेना चाहिए, आपको ऑइंटमेंट यूज़ करना चाहिए, खाने के खास ध्यान रखना है, खाना क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप देख लेना। और क्योर हो सकता है, अगर एक्यूट है तो घर पे ही, और अगर क्रॉनिक है तो छोटा सर्जरी, मगर डिनाइल फेज में मत रहें। आप सोच ले, ठीक एक सर्जन के पास जाए जो एक्सपीरियंस्ड है एनोरेक्टल सर्जरी में, जो एटलीस्ट पहले मतलब 50-100 ऐसे सर्जरी कर चुके हैं, उनके पास जाए। क्योंकि ये सारे जो ये प्रॉब्लम है एनल फिशर रिलेटेड, ये रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग पूछते हैं कि अगर एक बार कर ले उससे बाद होगा, या होगा तो नहीं, फिर से हो सकता है। भाई देखो, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना तो उससे फिशर फिर से होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि लाइफस्टाइल जो एडजस्टमेंट आप कर चुके हो वो ठीक ठाक से मेंटेन हो। यहीं पे भी ब्रेक होता है। देखो आपको लगेगा 1-2 हफ्ते के बाद मैं थोड़ा बहुत ठीक हो रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ आपको, लिख लेना। 2 हफ्ते के बाद लगेगा चलो मैं ठीक हो रहा हूँ, चलो ठीक है, तो फिर से लाइफस्टाइल आप बंद कर दिए, सिज बात बंद कर दिए, अब मलहम नहीं अप्लाई कर रहे हो आप, उसके साथ साथ आप खाना भी कुछ भी मतलब मीट वगैरह खा रहे हो, मांस मछली सब कुछ खा रहे हो जो आपको नहीं खाना चाहिए। मांस खास करके रेड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, हाई ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। फिर से खाने लगे आप, देखना फिर से 3rd वीक से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ठीक ठाक तरीके से फिशर ठीक होने में 1.5 से 2 महीना टाइम लगता है, 1.5 से 2 महीना। टेम्पोररी रिलीफ आपको मिल जाएगा विद इन 3-4 डेज, 1 हफ्ते के बीच, मगर पूरा तरीके से ठीक होने में ये 2 महीना तक लग सकता है। इसीलिए 1.5 से 2 महीने तक आप सारे के सारे चीज़ें को मेंटेन करें, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो जो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसको आप गांठ बांध ले, तो आप कभी भी फिशर से बाहर आ सकते हो। कभी भी आपको फिशर होता है, वीडियो को रेफर करना, प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको बता रहे हैं, हजारों लोगों को देखने के बाद आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट सर्च कर लिए कि फिशर के सिम्टम्स, फिशर के ट्रीटमेंट,
किससे काम होता है, किस चीज़ से काम नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको जानना है कि फिशर के सिम्टम्स आखिर क्या क्या है और फिशर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपये का फी है। आप 300 रुपये फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है जीपे फोनपे पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।